क्या होगा बेटा यहाँ पे, कौन सा ये होगा, अभी आपके पास रिएक्शन है इसलिए आपको दिख रहा है। क्या है ये, दिस इज लाइम। लाइम में अगर आप वाटर डालते हो तो ये क्या होगा, CaOH ट्वाइस प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड और इवॉल्व। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये ध्यान में रखना है। यही सेम हमने देखा था जब हमने वाइट वॉशिंग का क्वेश्चन लिया था। तो इसका ये कैसे मिलता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो CaCO3, इसको अगर आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा CaO प्लस CO2। सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और नीचे वाला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नीचे वाला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो ये ध्यान में रखना है आपको। आगे आता है कि जब इसमें से आप CO2 पास करोगे तो कौन सा गैस क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, दिस इज सपोज स्लेक लाइम। यहाँ पे ये आपका मिक्सचर है जो आपने वॉल पे अप्लाई किया। व्हेन इट विल गेट रिएक्टेड विथ CO2 प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इसका रिएक्शन होगा और ये मिलेगा CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन यू कैन राइट। ये दिस इज CaO प्लस CO2, इसको कहते हैं क्विक लाइम। इसको कहते हैं क्विक लाइम। दिस इज लाइमस्टोन। दिस इज लाइमस्टोन। इतना समझ में आया। ये पेपर में यही आता है ओनली, बाकी कुछ दिया हुआ नहीं रहता। तो इसका मतलब है यू कैन फील वार्म ऑफ दैट बीकर व्हेन यू टच दैट बीकर। पहले वो कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वो रिएक्शन होता है और आप उसको हाथ लगा के देखते हो तो ये एक्सोथर्मिक है, इसलिए यहाँ पे वो हाथ लगाया हुआ है कि आपको वार्म फील होगा इसलिए। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक है, ये ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। इसमें ये वाला रिएक्शन अभी हमने लिया। नाउ यहाँ पे ध्यान दो। सो कॉम्बिनेशन में ओनली C प्लस O2 CO2 ट्वाइस Mg प्लस O2 ट्वाइस MgO, इतना नहीं करके जाना है, वो भी करके जाओ। CaO प्लस H2O एरो CaOH ट्वाइस, है ना, प्लस हीट। ओके, यहाँ पे ध्यान दो बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाउ विल यू डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, बात मत करो। तो इज दिस रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन, देखो मैंने यहाँ पे लिखा था अभी। तो क्या हो रहा है इसमें, हाँ, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है। किस में डिकम्पोज हो रहा है, तनुष क्या लिखते है तू, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है। किस में डिकम्पोज हो रहा है बेटा, ये 2 और मोर प्रोडक्ट में। ठीक है, यहाँ पे और एक एग्जांपल लिखती हूँ, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट KCl plus O2. So this is balanced chemical equation now. So this is thermal decomposition. तो डिकम्पोजिशन 3 टाइप का होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। What is mean by decomposition and what is mean by thermal decomposition? Yes, anyone? When? Yes, this is a symbol of heat. आई एम मेकिंग एट ऑन एरो, आप देख सकते हो। तो एरो पे जो हम चीज़ लिखते जा रहे हैं वो हीट है, मतलब इसको तोड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ा है, एनर्जी। तो ऑलवेज इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी इज सप्लाइड। एनर्जी क्या करनी पड़ती है बेटा, सप्लाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए इन रिएक्शन को क्या कहते हैं, इन रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्या कहते हैं इनको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब करना। व्हाट इज मीन बाय एक्झोथर्मिक, हीट इज गिवन आउट. ओके, अभिनव आता काही ते पानं बघू नका, नंतर बघू शकता आपण घरी गेल्यावरती.
ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा बेटा, क्या होगा, जो एनर्जी है इज एब्जॉर्ब इन फॉर्म ऑफ हीट. हीट म्हणजे थर्मा म्हणजे हीट, थर्मा का मतलब होता है हीट. ओके, तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये आता है आपको एग्जाम में, एक्सपेरिमेंट इन द सेंस ये, ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही है. यहाँ पे उसने क्या किया है, थोड़ा सा जो टेस्ट ट्यूब बोलते हैं उसको, टेस्ट ट्यूब क्या है, टिल्ट रखा है. टिल्ट मतलब अवे फ्रॉम माउथ रखा है, ठीक है. मतलब ऐसे कुछ हीट कर रहे हैं तो उसका टेस्ट ट्यूब का मुंह आपकी माउथ की तरफ नहीं है, टेस्ट ट्यूब का मुंह किधर है, थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब आपका माउथ से थोड़ा दूर है. तो ये भी क्यों करना है, देयर इज द रीजन. तो अभी यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे एक्टिविटी है बेटा, ये टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब. उसने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें फेरस सल्फेट डाला, ठीक है. फेरस सल्फेट को हीट किया. नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल. फेरस सल्फेट का क्रिस्टल कलर होता है ग्रीन, ठीक है. कौन सा कलर होता है, ग्रीन. देन हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग. यहाँ पे ध्यान देना है, ब्राउन नहीं होता बेटा ये, एक मिनट, यहाँ पे ध्यान दो. अभी देखो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला, ये जो स्टूडेंट ने टेस्ट ट्यूब में लिया है, दिस इज अ फेरस सल्फेट. तो फेरस सल्फेट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो यहाँ पे ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है. सो दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से फेरस सल्फेट का कलर कौन सा होता है बेटा, ग्रीन. कौन सा होता है, ग्रीन. जब आप इसको हीट देते हो तो पहले क्या होता है, ये वाटर क्या होता है बेटा, इवेपोरेट होता है. जब हम इसको हीट करेंगे तो ये वाटर क्या होगा, इवेपोरेट होगा. और आपके पास जो है ये पहले रहेगा, दिस विल बी कलरलेस. इसका कलर कैसे होगा, कलरलेस. देन आगे का प्रोसीजर होगा. तो आपके कन्वीनियंस के लिए ये 7H2O वहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फेरस सल्फेट हमेशा 7H2O के साथ ही होता है, ठीक है. विदाउट 7H2O देयर वुड बी नो कलर, ग्रीन कलर ऑफ दैट फेरस सल्फेट क्रिस्टल. ये मेंशन करके रखो, कभी अगर 7H2O आता है तो वो गलत नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, क्योंकि आपको कन्वीनियंटली बाकी का लिखना चाहिए, ये पेपर में नहीं लिखना है. हाँ, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ इसको. दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोलते हैं इसको, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. मेनी सॉल्ट्स हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. NaCl को नहीं होता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, CuSO4 को होता है, Na2CO3 को होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है. अभी आगे का रिएक्शन देखते हैं हम लोग. मैं ये मिटा देती हूँ, कलरलेस, या यहीं पे लिखते हैं. अभी क्या होगा बेटा, इसने क्यों टेस्ट ट्यूब थोड़ा सा अवे पकड़ा है या टिल्टेड पोजीशन में पकड़ा है. अभी ये जो होगा ये मिलेगा आपको Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3. नाउ दिस इज ब्राउन कलर. ये कौन सा कलर है, दिस इज ब्राउन कलर. दिस इज फेरिक. कौन सा ऑक्साइड है ये, फेरिक का फेरस. दिस इज फेरिक ऑक्साइड. कौन सा ऑक्साइड है ये, फेरिक ऑक्साइड. और जो पंजेंट स्मेल, मतलब जो अब नाक पे नहीं लेके जा सकते, दिस इज बिकॉज ऑफ SO2 एंड SO3. दिस इज हैविंग पंजेंट स्मेल, ठीक है. ये जो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. उसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ध्यान से देखना है. कौन सा पिक्चर या कौन सा डायग्राम फिर कॉपी पेस्ट होके आ सकता है अपने पेपर में. अभिनव आणि तनुष काय चाललंय, लांब बस तिकडे, चल.
फेरस सल्फेट क्रिस्टल कलर ग्रीनच असतो. कलरलेस आफ्टर हिटिंग होतं ते. रिॲक्शन लिहायला लावली तर हे गाळून टाकायचं, ये नाही लिखना. डायरेक्टली यू विल राइट दिस. 7H2O लिहायचं नहीं. 7H2O अगर आप लिखोगे तो उसमें बैलेंसिंग में फिर से प्रॉब्लम होगी. मैंने पहले ही आपको बता के रखा है कि ऑलवेज यू शुड राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन. मैं आपको ये बस बता रही हूँ कि आपको पता हो कि फेरस सल्फेट में क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. यू विल राइट डायरेक्टली फ्रॉम दिस ओनली. ये आपको नहीं लिखना है पेपर में या इसमें आता है तो ये आप नहीं लिखोगे, ये वाला पार्ट आप नहीं लिखोगे. जस्ट राइट FeSO4 एंड बैलेंस द इक्वेशन. मैं फिर से लिखती हूँ आपके बैलेंसिंग के लिए. यहाँ पे 2FeSO4 एरो आएगा, हीट Fe2O3 SO2 प्लस SO3. ठीक है. अभी इज दिस बैलेंस इक्वेशन आप देख सकते हो. यहाँ पे 2 Fe है, यहाँ पे 2 Fe है. O कितने हैं देखो यहाँ पे बेटा, 4 × 2 कितना होता है 8. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है. 3 + 2 + 3 कितना होता है 8. S कितना है, यहाँ पे 2 है. S देखो 1 2. नाउ दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है. ट्वाइस. हाँ हे अनहाइड्रस मतलब जिसमें पाणी नाही होगा. काहीच नका लिहू, फक्त FeSO4 लिहू. ठीक है. ध्यान में रखना है यहाँ पे. इतना समझ में आया सबको? नोट डाउन किया? सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. मैं और एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ यहाँ पे, एंडोथर्मिक. तो इसको दिस इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन एंड दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. मतलब एक ही रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक का भी है एग्जाम्पल, और वही रिएक्शन आपका डिकम्पोजिशन का भी होता है. क्योंकि जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बहुत बार क्या होता है, हीट जनरेट होता है, वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट क्या होता है बेटा, एब्जॉर्ब होता है. मतलब आप जब पेपर बर्न करते हो C+O2 CO2 लिखती हूँ मैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मुझे हीट मिलता है उससे, है ना. 2 Mg + O2 2 MgO, दिस इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. हीट जहाँ पे लिबरेट होगा, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो दीज आर ऑल्सो इन योर सिलेबस टाइप ऑफ रिएक्शन, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. अभी इसमें अभी पढ़ाते पढ़ाते ही आ गया वो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, इसलिए मैं अलग से उसको नहीं लूँगी. ठीक है. टाइप ऑफ रिएक्शन मतलब अगर ये आपके सामने आता है, ये क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन पविन्या, तो आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिखना है और दिस इज कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी है, ये भी लिखना है. आया समझ में? ओनली डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में सोच के छोड़ नहीं देना इसको, ये ध्यान में रखो. नहीं तो 1 मार्क के लिए अगर ये क्वेश्चन होता है तो आपका आधा मार्क चला जाएगा, क्योंकि तुमने पूरा आंसर नहीं लिखा उसका. दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे इतना क्लियर हुआ है सबको? फेरस सल्फेट का वही है, ये वाला एक. दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. यहाँ पे देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट आता है आपको, मतलब ये पिक्चर आता है, सेम है. वहाँ पे बस स्टूडेंट नहीं दिखाई गई है. यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, लिखा है कि टेस्ट ट्यूब में क्या है, लेड नाइट्रेट. तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर लेड नाइट्रेट? सो दिस इज लेड नाइट्रेट. इसको अगर आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा लेड मोनोऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि अगर आप उसको हीट नहीं दोगे तो ये नहीं मिलेगा. तो इसका जो फ्यूम्स होता है, मैं जो भी आपको ऑब्जर्वेशन लिख के दे रही हूँ वो मेंशन करो. X एंड Y वाले जो क्वेश्चन होते, क्लू के क्वेश्चन, उसमें यही क्लू यूज किए जाते हैं कि ब्राउन फ्यूम्स आर ऑब्टेन.
तो ब्राउन फ्यूम से आपको समझना चाहिए कि वो कौन सा गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे दिस इज क्या हुआ, ये लेड मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब होता है वन, और इसका कलर होता है बेटा येलो, ये मेंशन करके रखो। आपको आता है अ सब्सटेंस इज हीटेड एंड गिविंग येलो कलर पाउडर एंड ब्राउन फ्यूम्स, और उसका बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। तो तब हमें समझ में आना चाहिए कि येलो कलर दे रहा है, ब्राउन फ्यूम दे रहा है, मतलब दिस इज ए एग्जाम्पल, हमें ये लिखना है और बैलेंस लिखना है। हाँ, PbO2 लिहिलं. हो ना, बैलेंस नहीं है ना, अभी बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसको काउंट कैसे करना है, 2 Pb O को देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, यहाँ पे 2 है ना, इधर 12 हो गया, 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना होता है 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2। ठीक है, नाइट्रोजन तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 NO2। ठीक है, सो दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। आया इतना समझ में सबको? तो ये हाँ बोला, बोलना। हां, ते बॅलन्स करायला प्रॅक्टिस करायची बेटा। वेगवेगळ्या जागी जेव्हा ऑक्सीजन असतो तेव्हा बाकी के भी जो एलिमेंट है उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो कितना हो रहा है। इसको प्रैक्टिस करो, ये ही आएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यू कैन राइट 2 PbO 4NO2 प्लस O2। प्रैक्टिस ला तो ये तो अलग से, ये अलग टॉपिक हो जाएगा बेटा, इसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन इज अनदर टॉपिक। बैलेंसिंग आपको आना चाहिए, इतना ध्यान में रखो। मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, वैकेशन से पहले यू कैन कम बिफोर यूर रेगुलर क्लासेस एंड वो क्लियर करो अपना कंसेप्ट, जिनको बैलेंसिंग नहीं आ रहा है। समझ लगा सुमेध? कौन बोल रहा था? हाँ, पोटॅशियम क्लोराइड KClO3 क्लोरेट। हां, हो, कॅटॅलिस्ट हो। नाही आता त्याची गरज नाही ना याच्यात, म्हणून। ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान देना है बेटा। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप हो गए। थर्मल डिकम्पोजिशन के मैंने 4 एग्जाम्पल आपको लिख के दिए। CaCO3, दूसरा था FeSO4, तीसरा था PbNO3, और एक दिया है पोटेशियम क्लोरेट का एग्जाम्पल दिया है, तो वो भी आता है बहुत बार। यहाँ पे ध्यान देना है, दिस इज कौन सा डिकम्पोजिशन है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। सो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? यहाँ पे यस, यहाँ पे क्या यूज होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी? क्या यूज होगा बेटा यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। ये एक्सपेरिमेंट आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है वो मैं अभी लिख के दूंगी, जो बोर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं इस पे। यहाँ पे देखो एक मग है, ओके, कोई भी बॉटल भी ले सकते हैं, इन्वर्टेड, पुराना थोड़ा वाइड माउथ वाला। ओके, यहाँ पे क्या किया है बेटा, एक रबर कॉर्क से 2 इन्वर्टेड पोजीशन में हमें क्या दिख रहा है, टेस्ट ट्यूब दिख रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब में, दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, यहाँ पे अभी पानी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप का ये अरेंजमेंट है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा निकाल देती हूँ। ये रॉड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 ऐसे इन्वर्टेड, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है अभी कंसिडर। अभी इसमें ये क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब है इन्वर्टेड पोजीशन में। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक के पानी भरा हुआ है 1/3।
तो ध्यान दो, यहाँ पे ये कोई भी एक वाइड माउथ वाला बॉटल लिया हुआ है, ये रबर का कॉर्क है, और यहाँ पे मैं अभी क्या कर रही हूँ, इसके कनेक्शन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लिया हुआ है, इसको निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, और इसको कहाँ किया बेटा, पॉजिटिव टर्मिनल को। दिस इज 6 वोल्ट बैटरी, सपोज दिस इज 6 वोल्ट बैटरी। मतलब यहाँ पे ये जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर, ये क्या है, पानी है। ये जो ब्लैक कलर का दिखाया है, ये क्या है बेटा, कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड्स है, कार्बन के 2 क्या है, रॉड्स है। ये 6 वोल्ट लिखा है, वो क्या है, बैटरी है। आपको एनोड कैथोड समझता है? कैथोड तो निगेटिव टर्मिनल जिसको कनेक्ट होता है वो क्या होता है, कैथोड। पॉजिटिव टर्मिनल जिसको कनेक्ट होता है वो क्या रहता है बेटा, एनोड। अभी क्वेश्चन, सॉरी, कैथोड इज निगेटिव ऑलवेज, निगेटिव ही होता है क्योंकि कैटायन पॉजिटिव वस्तु। ठीक है, तो ये ध्यान देना, इतना समझ में आया। असेंबली सबको समझ में आया क्या है। इन्वर्टेड पोजीशन में एक बोतल लिया हुआ है, उसको रबर कॉर्क लगाया, रबर कॉर्क को 2 क्या किए, होल्स किए हैं। उस होल्स के थ्रू क्या डाले हैं मैंने, 2 रॉड डाले कार्बन के। 2 कार्बन के रॉड पे मैंने क्या रखा है बेटा, 2 इन्वर्टेड पोजिशंस में क्या रखा है, टेस्ट ट्यूब रखे, उसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन समझ में आया। एक टर्मिनल जो है निगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया, एक टर्मिनल है पॉजिटिव, इसको जोड़ दिया। तो जो वाला पार्ट निगेटिव टर्मिनल को जोड़ा हुआ है उसको क्या कहेंगे हम, वो टेस्ट ट्यूब क्या हो गया अपना अभी कैथोड, और ये क्या हो गया, एनोड। अभी आफ्टर द, ध्यान से सुनो इसको, आफ्टर द पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जब ये बैटरी हम लोग ऑन करेंगे तब क्या होगा। अभी ये जो कैथोड है, कौन सा पार्ट है, कैथोड का ये वाला पार्ट है। तो इसमें क्या होगा, हमें बबल्स दिखेंगे बेटा थोड़ी देर बाद, क्योंकि वाटर किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका अब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस मिलेंगी। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे मिलेगी और ऑक्सीजन गैस कहाँ पे मिलेगी, ध्यान देना है। कैथोड पे आपको मिलेगा बेटा हाइड्रोजन गैस, कैथोड पे कौन सा गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे कौन सी गैस मिलेगी आपको, ऑक्सीजन गैस। ये ध्यान में रखना है। अभी ये कितना मिलेगा, देखो मैं यहाँ पे जगह खाली कर रही हूँ थोड़ा, मतलब अगर ये इतना मिल रहा है आपको, इतने बबल्स मिल रहे हैं, तो O2 कितना मिलेगा, उसके हाफ मिलेगा। मतलब वॉल्यूम वाइज, बाय वॉल्यूम आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम वाइज बाय वॉल्यूम कैथोड पे जो गैस मिल रही है, टू एनोड पे जो गैस मिल रही है, कौन सी गैस मिल रही है बेटा कैथोड पे, H2, एनोड पे गैस कौन सी मिल रही है, O2। इसका बाय वॉल्यूम रेशो क्या होगा बेटा, 2:1। ये ध्यान में रखना है। पेपर में पहले एनोड दिया है कि कैथोड दिया है, वो ध्यान से पढ़ो। 1:2 भी हो सकता है ना, अगर मैंने इस साइड एनोड लिखा और इस साइड कैथोड लिखा तो, समझते का। तो बाय वॉल्यूम, इस साल अभी आपके आपके सीनियर्स ने जो पेपर दिया, MCQ आया था इस पे। तो MCQ ये था कि इस एक्सपेरिमेंट में, मतलब इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ क्या है ये, वाटर, दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। उन्होंने बोला था बाय मास रेशो क्या होगा, क्या बोला था, बाय मास रेशो। अभी मैंने क्या बोला है आपको, बाय वॉल्यूम। उन्होंने क्या पूछा था, बाय मास। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी बाय मास कितना होगा बेटा, बाय मास ये होता है, यस, 1:8। अभी ये कैसे आया, H2O का आप अगर ये कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, 1 × 2, इसका कितना है 16। तो ये कितना हो गया 2:16। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1:8। अभी ये 1/8 क्यों लिखना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि ऊपर ऐसे पूछा था उन्होंने, मास ऑफ गैस इवॉल्व एट एनोड एंड गैस इवॉल्व एट कैथोड, ऐसे समथिंग पूछा था। तो हमेशा याद रखना है आपने कि एनोड पहले लिखा हुआ है कि कैथोड पहले लिखा हुआ है। ये 2:1 भी 1:2 भी हो सकता है अगर एनोड पहले लिखा हुआ है। ये 8:1 होगा, कब होगा, अगर उन्होंने क्या पहले लिखा है,
हाँ, ये क्या है, बायमास क्या है बेटा, ये कैथोड, और बायमास ये क्या है, एनोड। ये ध्यान में रखना है, कैथोड पे हमेशा H2 गैस इवॉल्व होगी, एनोड पे हमेशा कौन सी गैस इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन गैस। समझ में आया इतना? तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन? The decomposition in which energy is supplied in the form of electricity. How will write the balance equation? कैसे लिखेंगे बेटा इसको? 2H2O, एरो पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, क्या मिलेगा आपको, 2H2 प्लस O2, ये कहाँ पे मिलेगा, कैथोड, और ये कहाँ पे मिलेगा बेटा, एनोड। व्हाट इज बाय वॉल्यूम रेशो? बाय वॉल्यूम 2:1, बाय मास बेटा 1:8, दोनों भी ध्यान में रखो। यस यस, एसिडिफाइड वाटर रहता है, तो यहाँ पे H2SO4 इज एडेड, ये भी लिख लो, H2SO4 इज एडेड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी, टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इंक्रीज होने के लिए H2SO4 स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड करते हैं। थैंक यू। कैटलिस्ट नहीं है, कंडक्टिविटी वाढवेल। कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएगा? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आयंस का फॉर्मेशन ज्यादा करेगा ये, ठीक है। आयन फॉर्म होंगे तो ही इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। नहीं याला नहीं कैटलिस्ट। जब कंस्ट्रक्शन लिखोगे यहाँ पे लिखा रहेगा, हमने वो पूरा पढ़ा नहीं, जो भी आपका ये रहेगा ना एक्टिविटी, उसमें लिखा रहेगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड। तो ये क्यों ऐड करते हैं ये लिख लेना है अलग से, ये इक्वेशन में ऐड मत करो। नहीं, कैटलिस्ट नहीं है, तो H2SO4 इज एडेड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। इस कैटलिस्ट का मतलब होता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करने के लिए करना, तो इसने ये नहीं किया। कंडक्टिविटी इंक्रीज करना मतलब ये जो बैटरी से आप इसमें करंट डाल रहे हो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई उसने, ठीक है। अच्छा वो पूछ लिया, क्लियर करते जाओ कंसेप्ट। इसमें और एक एग्जांपल लिखो। हाँ, एक एग्जांपल लिखो बेटा, Al2O3 अलग एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रिसिटी, दो एग्जाम्पल एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, 4Al प्लस 3O2, ठीक है। सो दिस इज एल्यूमिनियम, और ये एल्यूमिनियम का एक ओर होता है जिसका नाम है बॉक्साइट या एल्यूमिना, ठीक है, उसको छोड़ दो, एल्यूमिना बोलते हैं इसको, बॉक्साइट नहीं बोलेंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यू कैन राइट ओवर देयर ओनली। नहीं, अभी आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन, आप डिकम्पोजिशन से क्या उसके एडवांटेजेस ले सकते हो, तो मैं आपको बता दूं, ये वाला जो हमने एग्जांपल लिया है, दिस इज यूज इन मेटलर्जी। व्हाट इज मीन बाय मेटलर्जी? मेटलर्जी का मतलब होता है उसके जो ओर होते हैं, मेटल्स के जो ओर होते हैं, उससे मेटल निकालने की प्रोसेस में ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यूज होता है। आया समझ में? मतलब जो ओर होता है, सो दिस इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो इससे एल्यूमिनियम को निकालने के लिए हमने कौन सा टेक्निक यूज किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये मेंशन करके रखो, ये सब एडेड एग्जाम्पल से मैं आपको बता रही हूँ, ये टेक्स्ट बुक में दिए हुए नहीं हैं, लेकिन अगर कभी आता है कि व्हाट इज द एडवांटेज, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, इन मेटलर्जी टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर, लिख के रखो सेंटेंसेस में, टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट्स ओर। और क्या बोलते हैं इस टेक्निक को, क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को बेटा, मेटलर्जी, ठीक है।
there is again one type of decomposition reaction, that is what? Photolytic decomposition. इतना हो गया सबका? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन. सिद्धार्थ क्या हुआ? बाद में फिर समझ में नहीं आता बेटा, ध्यान दो यहाँ पे. हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है. फोटोलाइटिक decomposition. What is mean by photolytic decomposition? Yes, anyone? Yes, when light is used to decompose that thing. तो आपको जो दो इक्वेशन है आपके टेक्स्ट बुक में, वो एक है AgCl. यहाँ पे ये भी आता है बेटा, जितने भी एक्टिविटीज है, जितने डायग्राम्स है, वो अच्छे से करके रखना है. वो डायग्राम्स आपको पेपर में कॉपी पेस्ट आते हैं और फिर उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं. तो यहाँ पे बता सकते हैं आप लोग, एक विंडो इज देयर और सनलाइट आता हुआ दिख रहा है. यहाँ पे एक चाइना डिश लिया है. चाइना डिश मतलब एक क्या बोलेंगे, बोरोसिलिकेट का एक डिश होता है. उसमें क्या रखा हुआ है? उसमें सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है. तो सिल्वर क्लोराइड को आप अगर उसमें बोल में छोड़ देते हो सनलाइट में, आपने लिया है सिल्वर क्लोराइड. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड? AgCl. ओके, तो अभी आप जब इसको सनलाइट में रखोगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा बेटा? आपको एक सिल्वर, मतलब आप थोड़ी देर बाद या कल ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये वाला नहीं दिखता. वहां पे आपको क्या दिखता है? ग्रेइश व्हाइट कलर का सब्सटेंस दिखता है. ये व्हाइट कलर का था पहले, ये कौन से कलर का है? व्हाइट. और वहां पे ना थोड़ा सिल्वर का कलर सब लोग जानते हैं, उस तरह का कुछ ग्रेइश व्हाइट कलर का क्या दिखता है? हमें एक सब्सटेंस दिखता है. और ऑब्वियसली ये गैस हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि वो क्या हो गई? वहां से इवॉल्व हो गई. तो व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरीन गैस? यहाँ पे ध्यान रखना है, येलो ग्रीन कलर रहता है इसका. आप टेक्स्ट बुक में मेंशन करके रख सकते हो बेटा ये सब कलर. केमिस्ट्री में कलर आपको क्लू के लिए बहुत काम आएगा. जो क्लूज होते हैं आपको टू गेट द आंसर, राइट आंसर. ठीक है. हाँ, बैलेंस नहीं है. 2Ag ना. फोटोसिंथेसिस किसका? डिकम्पोजिशन का. उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं, उसमें तो कॉम्बिनेशन होता है. CO2 प्लस H2O, हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिल रहा है ना. तो रेस्पिरेशन बोल रही है शायद. रेस्पिरेशन उल्टा हो गया. सो यहाँ पे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बेटा? द एनर्जी इज यूज इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. ठीक है. तो और एक एग्जांपल है इसमें, वो भी मेंशन करके रख दो. AgBr, सनलाइट सेम Ag प्लस Br2. इसका भी कलर मेंशन करके रखो, रेड ब्राउन. ये गैस है. हाँ, नाहीच येणार ना. हाँ, आणि फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. यस. हाँ, इसका क्या वाइट ही रहता है बेटा? नहीं सॉरी, इसका पेल येलो लिखो बेटा. ये पेल येलो, इसका वाइट होता है, इसका पेल येलो होता है. ये ग्रे वाइट, दिस इज ऑल्सो ग्रे वाइट, जैसे सिल्वर का कलर होता है. ये मेंशन करके रखो अपने टेक्स्ट बुक में, आपके नोटबुक में. वेरी इंपॉर्टेंट कलर, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं. तो हम इसको कर नहीं पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर द ऑब्जर्वेशंस, कौन सा कलर है. केमिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
ठीक है। और आपको इसमें एक और ये आता है कि दिस इज यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये आपका क्लू होता है एक ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी वाला। जो मैं क्लू क्लू बोलते जा रही हूँ ना, जैसे पेपर आपके होंगे, अभी जो लिया था वो एकदम बेसिक क्वेश्चंस थे उसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब लेंगे हम तो समझ में आएगा। लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था कि यूज वाइट वॉशिंग वाला हमने कॉम्बिनेशन में लिया था टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, उस टाइप के क्या आते हैं आपको क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आया बेटा? शौर्य है ना? कैन यू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन? बात मत करो बेटा। डिकम्पोजिशन, हाँ, वन रिएक्टेंट, हाँ, splits into two or more products or two or more substances. Very good. Sumit, can you tell me the type of decomposition reactions? हाँ, तू थर्मल डिकम्पोजिशन। आप बताओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। सिद्धार्थ, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तनुष, सबसे लंबा तो वही चला एक्सपेरिमेंट वाला, कौन सा डिकम्पोज? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। या थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऐसे भी बोल सकते। थर्मोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब स्प्लिट होना। थर्मा मतलब हीट, विद द हेल्प ऑफ हीट सब्सटेंस इज ब्रेकिंग डाउन, ठीक है। देन फोटोलिसिस मतलब विद द हेल्प ऑफ लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। काय चाललंय? बाहेर जायचंय? मग काय झालंय नमन? ठीक है, यहाँ पे इतना ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा शायद। तो अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स नेम इन अबव विद द वाटर। क्या लिखोगे पविन्या, बता सकते हो आप? नहीं, ध्यान नहीं है। सब्सटेंस एक्स क्या है? यस, सब्सटेंस एक्स इज क्विक लाइम। हाँ, आगे प्लस H2O आपको मिलेगा CaOH ट्वाइस। समझ में आया? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? क्विक लाइम। Why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in the other? मतलब वो बोल रहा है कैथोड पे जो गैस मिल रही है आपको H2 और एनोड पे जो गैस मिल रही है आपको O2, तो इसका वॉल्यूम आपको ऐसे क्यों मिलता है? बाय वॉल्यूम क्यों ये ऐसे रहता है, क्यों डबल मिलेगा? तो क्या बता सकते हो? क्योंकि इन फॉर्मूला बाय एलिमेंट हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 है, ठीक है। इन फॉर्मूला हाइड्रोजन इज कंबाइन 2 और ऑक्सीजन कितना है? एटम 1। तो इसलिए बाय वॉल्यूम आपको क्या दिखता है? हाइड्रोजन गैस हमेशा डबल दिखती है देन ऑक्सिजन गॅस। ज्यांचं लक्ष नाही, आज मी ग्रुपवरती नावं टाकणार आहे डिरेक्टली। हां, खूपदा सांगून झालंय तुम्हाला तेच। लास्ट टॉपिक देखो बेटा इसमें अभी आज के लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये आंसर आपने नोट डाउन किया क्योंकि क्या लिखा? इन H2O हाइड्रोजन एलिमेंट कितने हैं? 2 है और ऑक्सीजन कितना है? 1 है, इसलिए बाय वॉल्यूम हमें ये मिलता है। और अगर आपको पूछा बाय मास क्यों 1:8 होगा तो आपको बताना पड़ेगा, वो मैंने रेशो जो निकाल के दिखाया है आप तो H2O वाला, ठीक है। नाउ दिस इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ध्यान दो, अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको टेबल लर्न करना पड़ेगा बेटा एक। सो दैट इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे ध्यान दो,
यहाँ पे देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, यस, जिंक, आयरन, लेड, टीन ना, आयरन के बाद टीन है, डायरेक्टली लेड है, आयरन के बाद टीन होता है, देन लेड, हाँ व्हाट, एफी नंतर डिरेक्टली लेड लिहिलंय, पण त्याच्यामध्ये एसएन येतं इथं, टीन, ठीक है। उसके बाद आता है पीबी, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सीयू, Hg, सिल्वर एंड Au, प्लैटिनम लास्ट। तो दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी क्या हो रही है मेटल की, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस। जैसे आप कहां से आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, मतलब मोस्ट रिएक्टिव कौन हो गया बेटा, पोटेशियम, लीस्ट रिएक्टिव कौन हुआ है यहाँ पे, यस गोल्ड है, प्लैटिनम मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, अभी लीस्ट रिएक्टिव है। तो व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एनीवन? हाँ, तो कब कर सकता है बेटा वो, जब क्या है, अभी देखो यहाँ पे, दिस इज अ रिएक्टिविटी सीरीज, ये अगर आपको पता है तो ही आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख सकते हो, बिलीव मी, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं रीजन भी बताती हूँ इसका। अभी जो मेटल ऊपर प्लेस है ये सारे रिएक्टिव है, मतलब अगर मैं Al और Zn की बात करूँ तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Al है, Al से कम रिएक्टिव कौन है, जिंक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा क्या होता है बेटा, कि जो मेटल, हम यहाँ पे मेटल की बात कर रहे हैं, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, दिस इज अ ब्लू कलर सोल्यूशन, कौन सा है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट, जिसका कलर कैसे होता है, ब्लू, जिसका कलर कैसे होता है, ब्लू। आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक्टिविटी के ऊपर रहते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आयन नेल डीप किया हुआ है, आयन नेल मतलब, आयन नेल मतलब क्या, Fe। तो अभी आपको थोड़ी देर बाद अगर आप देखोगे ना बेटा, क्या होगा इसमें, ये जो ब्लू कलर है ना वो धीरे धीरे कौन से कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो हम इसको टेस्ट करके तो नहीं देख सकते, हम ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं कि ये जो Fe है इसने क्या किया, Cu को क्या किया बेटा, डिस्प्लेस किया, ये बाहर निकल गया, ये इसकी जगह आ गया। आ रहा है क्या समझ में? तो क्या होगा बेटा यहाँ पे फिर, FeSO4 प्लस प्लस SnCu, ऐसे नहीं आएंगे, प्लस Cu। आया समझ में? अभी मैं आपको क्यों बोल रही हूँ ये आप लिख नहीं सकते अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पता, पेपर में ऐसे आया, FeSO4 प्लस Cu, नॉलेज हाफ है, समझ में नहीं आता डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। और आप क्या लिख के आए हैं, CuSO4 प्लस Fe, क्योंकि हमें टाइप पता है कि क्या लिखना है, सोपसता है, याच्या जागी हे लिहायचं आणि त्याला एकटं लिहायचं। बट यहाँ पे क्या हुआ बेटा, Cu इज लेस रिएक्टिव देन Fe, तो उसको वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता। डिस्प्लेस कौन किसको करता है, जो रिएक्टिव है, जो मोर रिएक्टिव है। तो रिएक्शन, ये रिएक्शन होने का कारण क्या है, क्या लिखोगे आप, हाँ, Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। जो अलोन मेटल होता है ना बेटा, उसका पोजीशन मेंशन करना है, जो एक मेटल होता है। यहाँ पे कौन मेटल वन है, अलोन कौन है, Cu। तो सी द पोजीशन ऑफ Cu एंड Fe, देखो Fe किधर है, ये, और Cu इधर। कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है,
तो ऐसे नहीं होगा, तो ये हमेशा बच्चे गड़बड़ करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, एफई का पोजीशन देख रहे हैं, मैडम ने बताया था कि एफई इज मोर रिएक्टिव, और फिर हमने ये लिख लिया, ऐसे होता है। तो ऐसे नहीं करना है। जो अलोन मेटल है, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रही हूँ, जो अलोन मेटल है उसका पोजीशन देखो, वो अगर मोर रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन होगा, अगर वो लेस रिएक्टिव है तो वो रिएक्शन नहीं होगा। इतना सिंपल ध्यान में रखो। मैंने ये ऐसे पेपर चेक किए हुए हैं कि ये आप लिख के आते हो और इसका रीजन भी लिखते हो कि एफ इज मोर रिएक्टिव देन सी यू, क्योंकि ये समझ में नहीं आता बच्चों की कौन से मेटल का पोजीशन देखने को बोला मैडम ने। देखने को तो बोला पोजीशन ऑफ मेटल, तो मैंने किसका पोजीशन देख लिया, जो सॉल्ट सॉल्यूशन में है उसका देखा है। इसका देखो जो अलोन है। आया समझ में? तो व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन अ रिएक्शन more reactive element displaces the less reactive element from its salt solution. इसको कहते हैं इसके salt solution। ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस। सारे डेफिनेशन मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मुझे जो नोटबुक है वो प्रॉपर चाहिए। आप यहाँ पे लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चलो, when yes, more reactive element displace करना मतलब उसके जगह जाके बैठ जाना, displaces less reactive metal। हाँ नहीं, नॉन मेटल भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम मेटल की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने मेटल ही लिखा है। मतलब लिख सकते हो, अभी एलिमेंट लिख लेते हैं। एलिमेंट फ्रॉम इट्स, हाँ, कंपाउंड या सॉल्ट सॉल्यूशन। राइट मोर एग्जांपल फॉर दिस। कलर लिख लो बेटा, इसके कलर बहुत काम आते हैं इसके भी आपको। वो कलर ब्लू है, ये होगा नहीं रिएक्शन। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज किस किसने लिखा है अभी? वेरी गुड। रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करो, उसके बिना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि पेपर में दिखने को ये दिख दिया आपको, लिख दिया उन्होंने, लेकिन नहीं हो रहा है वो। तो आपने लिखना चाहिए कि Cu इज लेस रिएक्टिव देन Fe, हेंस दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन और विल नॉट प्रोसीड। आया समझ में? उल्टा करके रखना, इस चक्कर में कुछ भी करके मत रखो। ठीक है, मैं कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ, 2-3, फिर रुकते हैं। चलो राइट डाउन नेक्स्ट। कलर मेंशन करना नहीं भूलना है बेटा, ठीक है। राइट डाउन CuSO4 अगेन। CuSO4 का कलर कौन सा है बेटा? ब्लू। ऑब्वियसली दीज आर एक्वस सॉल्यूशन, पानी में बनाए हुए सॉल्यूशन है सारे। Mg सॉलिड, Mg मेटल होता है, मैग्नीशियम। क्या लिखेंगे? होता है क्या ये रिएक्शन? नहीं होता, वो पहले देख लो। Mg किधर है? ये है Mg मोर रिएक्टिव, यस, तो होगा ये रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे बेटा? MgSO4 प्लस Cu। तो मुझे कैसे समझ में आएगा ये रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? आई विल चेक द कलर ऑफ दैट सॉल्यूशन। ब्लू टू कैसे मिलेगा मुझे? आफ्टर द कंप्लीट रिएक्शन कैसे मिलेगा बेटा? ये कलरलेस। आया समझ में? राइट डाउन नेक्स्ट वन। CuCl2 प्लस CuCl2 प्लस Pb मतलब लेड। CuCl2 का कलर होता है ग्रीनिश होता है, थोड़ा ग्रीनिश ब्लू ऐसे होता है इसका। ग्रीनिश ब्लू लिख देते हैं। चलो ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा लिखो। होगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? PbCl2 प्लस C। नीचे लिखो रीजन। PbO मध्ये पण 2 होती बघ, PbNO3 ट्वाइसच्या त्याच्यात। हाँ, एक होने के लिए ज़्यादा उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए। चलो, Pb कलरलेस।
एक कॉमन आंसर लिहूं. इन ऑल अबव रिएक्शंस, चलो इन ऑल अबव रिएक्शन, जो भी रिएक्शन हमने ऊपर लिखे हैं उसके लिए कॉमन एक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं. तनुष लिखो. इन ऑल अबव रिएक्शंस द मेटल, मेटल के है इसलिए मेटल लिख रही हूं. द मेटल डिस्प्लेसेस द अनदर मेटल from its solutions are reactive than the other. are more reactive, ऐसे मेंशन करो. are more reactive than the other.